कई बार हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो कई एनालिस्ट का भी यही कहना है कि बाज़ार में जो है अब बॉटम जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है और 22,000 का लेवल भी यहाँ से हम मार्केट में देख पाएँगे। ऐसे में सर इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी बनती हुई नज़र आ रही है क्योंकि कई सारे ऐसे अच्छे शेयर्स हैं जो कि अच्छी वैल्यूएशन पे आ गए, काफ़ी सस्ते हो गए हैं, तो खरीदारी का बढ़िया मौका बन रहा है। आप कौन से ज़्यादा सेक्टर पे ज़्यादा बुलिश आपका नज़रिया है? आप देख रहे हैं कि लॉन्ग रन के लिए काफ़ी पॉजिटिव बनता हुआ नज़र आ रहा है। जी, देखिए हम लोग जो है इस टाइम डाइवर्सिफाइड लार्ज और मिड कैप पोर्टफोलियोज के फेवर में हैं। हम अभी भी स्मॉल कैप्स से जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग उसके फेवर में नहीं हैं, बिकॉज़ हम बेसिकली मार्केट में केवल वॉर खत्म होने के बाद तक जो एक रैली बनेगी, हम केवल वहीं तक ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो हम मार्केट्स में अभी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खरीद रहे हैं, हम केवल अगले 2 महीनों के लिए खरीद रहे हैं। तो 2 महीने की अगर आप अवधि के लिए अगर आप खरीदते हैं 2 से लेके 3 महीने के लिए, तो नॉर्मली आपको लार्ज कैप और मिड कैप ही प्रेफर करनी चाहिए बजाय कि स्मॉल कैप। और उसमें भी हम लोग एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग निफ्टी 50 खरीद रहे हैं, हम लोग निफ्टी जूनियर 50 खरीद रहे हैं, हम लोग निफ्टी प्राइवेट बैंक खरीद रहे हैं, और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स भी हैं जो हम खरीद रहे हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एशियन पेंट। तो एक बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि सिस्टमैटिकली जो है वो मार्केट में एक बाइंग आनी चाहिए अगले 2 महीनों में, और वहाँ पे सिस्टमैटिकली स्टॉक्स बढ़ेंगे। ये एक बहुत छोटा पीरियड है, एक स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा व्यू लेने के लिए एक बहुत छोटा पीरियड है ये 2-3 महीने का। सो इट इज़ बेटर कि आप लार्ज और मिड कैप में रहें, और इट इज़ बेटर कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें कि कुछ कंपोनेंट ज़्यादा अच्छा करेंगे, कुछ कम अच्छा करेंगे, और कुछ हो सकता है अच्छा ना भी करें। मगर ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो जो है, मुझे लगता है कि तकरीबन कोई 10-1% का आपको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। चलिए, यहाँ पर सर बैंक निफ्टी पर भी आपका नज़रिया हम समझना चाहेंगे कि यहाँ पर भी एक अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने को मिला है। अगर हम बात करें पीएसयू की या फिर प्राइवेट की, आपके नज़रिए में ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए अभी पीएसयू बैंक्स में एक बहुत बड़ा कोलैटरल डैमेज हुआ है पिछले कुछ दिनों में और पिछले कुछ हफ्तों में, और उसके वजह से पीएसयू बैंक इंडेक्स बहुत ज़्यादा डाउन आ गया है। तो पहले तो हम लोग प्राइवेट बैंक ही लेना प्रेफर कर रहे थे, मगर अब चूंकि पीएसयू बैंक्स इतनी बुरी तरीके से डाउन आ चुके हैं, अगर आप इंडिविजुअल केसेस की बात करें, फॉर एग्जांपल कैनरा बैंक, जो कि एक बहुत अच्छा पीएसयू बैंक है, वो 165 से जो है वो 125 आ चुका है। सो ऑलमोस्ट 25% गिर गया है इन जस्ट द लास्ट फ्यू वीक्स। सो आई थिंक अब जो है पीएसयू बैंक स्पेस जो है वो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव रादर देन प्राइवेट बैंक। सो आई थिंक आप बैंक निफ्टी भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों हैं, और या फिर आप जो है वो प्राइवेट बैंक निफ्टी एक तरफ से ले लीजिए और दूसरी तरफ आप पीएसयू बैंक निफ्टी भी ले लीजिए, तो आपका अपने आप ही जो है दोनों में एक्सपोजर हो जाएगा। ओके सर, एचडीएफसी के केस को भी थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे कि यहाँ पर मैनेजमेंट चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। काफ़ी ज़्यादा करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो कई सारे हमारे दर्शकों का ये सवाल भी था कि यहाँ पर जो है जो गिरावट हम देख पा रहे हैं, क्या ब्रॉडर मार्केट का इम्पैक्ट है, क्या मैनेजमेंट चेंजेस में बदलाव हुए हैं, रिजाइन हुआ है वहाँ पर, तो उसका हमें इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक एचडीएफसी बैंक का सवाल है, तो वो दो कारणों से जो है वो टूटा है। एक तो जो जैसा कि आपने बताया कि कुछ मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट लेवल पे जो है देयर वाज सम टर्बुलेंस, और उनके जो हैं चेयरमैन ने जो है वो रिज़ाइन किया, ये बोल के कि उनको कुछ एथिकल इश्यूज हैं, एंड उनका जो है वो ब्रॉडर बोर्ड या मैनेजमेंट के साथ उनका कुछ इश्यूज पे एग्रीमेंट नहीं था। तो एक तो ये फैक्टर है, बट मुझे लगता है कि इस बीच में तमाम बैंक्स ही सारे गिर गए हैं। जहां पे ऐसा कोई इशू नहीं भी था, वो वाले बैंक्स भी बहुत ज्यादा गिर गए हैं। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में बात करूं, तो आप आईसीआईसीआई बैंक को ले लीजिए, एक्सिस बैंक को ले लीजिए, इंडसइंड को ले लीजिए, सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफी ज्यादा गिरे हैं। मे बी थोड़ा कुछ कम या ज्यादा हो सकते हैं। सो आई थिंक ये दोनों फैक्टर्स रहे हैं एचडीएफसी बैंक के फॉल के पीछे। मुझे लगता है अब काफी ओवरसोल्ड हो गया है काउंटर, और ये एक्चुअली तो ये काउंटर पिछले 4 साल से अंडर परफॉर्म कर
2022 में, यानी कि ऑलमोस्ट 4 साल पहले मर्जर जो है वो अफेक्टिव हुआ था एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का। और उस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अब अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक ने ऑलमोस्ट सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। सो आई थिंक अब काफ़ी हद तक अंडर परफॉर्मेंस प्ले आउट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो है वो बियरिश नहीं होना चाहिए। यहाँ से मुझे लगता है उसमें भी रिकवरी आनी चाहिए, मगर मैं फिर भी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को ज़्यादा प्रेफर करूंगा बजाय कि कॉन्सेंट्रेटेड के, बिकॉज ये समय जो है अगर आप नियर टर्म के लिए खेल रहे हैं तो आपको अनसिस्टमैटिक रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको सिस्टमैटिक रिस्क लेना चाहिए। यानी कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के में आप एक कंफर्ट ज़्यादा ले सकते हैं बजाय कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के, जो कि 2-3 महीने के अंतराल में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी एक स्टॉक में बड़ी वेटेज बना लें और मान लीजिए वही स्टॉक अगर अंडर परफॉर्म कर गया तो अगर बाउंस बैक आया भी तो भी आपको उसका जो है वो पूरा गेन नहीं मिलेगा। सो आई थिंक बेस्ट तो ये है कि हम डाइवर्सिफाइड लार्ज एंड मिड कैप पोर्टफोलियो मिक्सेस के ऊपर ध्यान दें। वो मुझे एक बेटर स्ट्रैटेजी लगती है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई करके आप लोगों को जो है वो अपना पोर्टफ़ोलियो डिज़ाइन करना है। सर इससे पहले भी हमने जब डिस्कशन किया था, हम आईटी के बारे में बात कर रहे थे, एंथ्रोपिक का पेन हम जिस तरीके से देख रहे थे और जिस तरीके से वहाँ करेक्शन हमें आईटी में देखने को मिला है, स्टिल सिचुएशन इज़ द सेम। अभी अगर हम मार्केट को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा करेक्ट होता हुआ नज़र आया, बट आईटी जो है वो उसने इतना रिएक्ट नहीं करा है। आपको लग रहा है आईटी जो है वो अब क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है तो ऐसे में एक रिवर्सल आता हुआ हमें यहाँ पर नजर आएगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आईटी इंडेक्स में एक रिवर्सल आना चाहिए। मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स जो हैं वो फरवरी के बिगनिंग में ही टॉप आउट कर गए थे और वो वहाँ से बेतहाशा गिर रहे हैं, तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट 2 महीने से गिर रहे हैं। जबकि जो दूसरे इंडाइसेस हैं वो फरवरी तक बहुत अच्छा कर रहे थे, रीजनेबली अच्छा कर रहे थे, और वो मार्च में ही गिरे हैं। सो आई थिंक आईटी में अब जो है वो वर्स्ट काफ़ी हद तक डिस्काउंट हो चुका है, और मुझे लगता है कि जो एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे और गाइडेंस आएंगी वो उतनी बुरी नहीं होंगी जितना कि लोगों को फियर लग रहा है। अक्सर जो है मार्केट में फियर जो है वो फंडामेंटल से ज़्यादा ट्रैवल करता है। जब बहुत अच्छा होता है सब कुछ तो हमारा जो ग्रीड है वो मार्केट के ऑप्टिमिज्म को जो है वो एग्जैजरेट कर देता है, और हम जो है वो अर्निंग्स ग्रोथ अगर 15% की है तो हम उसको 20 या 25% के हिसाब से हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। और ऑफन जो है वो सेम ही चीज़ पेसिमिज्म के केस में काम करती है कि जो फियर है वो एक्चुअल चेंज ऑफ फंडामेंटल से बहुत आगे तक चले जाता है। तो मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म तो मैं आईटी पे, इंडियन आईटी पे बुलिश नहीं हूँ बिकॉज ऑफ ऑल दी फैक्टर्स दैट वी ऑल नो अबाउट। बट मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए काफ़ी हद तक सेल ऑफ जो है वो प्ले आउट हो चुका है, एंड आईटी स्टॉक्स यहाँ से आउट परफॉर्म करने चाहिए। एंड आई थिंक अप्रैल एंड तक मुझे लगता है कि हमें आईटी स्टॉक्स में वीज़ा वी रेस्ट ऑफ निफ्टी अगर आपको 4-5% का अगर आपको अल्फा मिले ऑन आईटी वीज़ा वी द रेस्ट ऑफ निफ्टी, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं होगी। चलिए सर, कुछ हैवीवेट स्टॉक्स के बारे में भी हम आपसे समझना चाहेंगे। काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गए हैं और अच्छे सस्ते वैल्यूएशंस पर आ गए हैं, तो जो लंबी अवधि के जो निवेशक हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रही है कि क्या हमें खरीदारी करनी चाहिए आईटी में, तो आपकी सलाह रहेगी? एब्सोल्युटली। मैं जो है अगर मैं आईटी की बात करूं तो मैं इन्फोसिस पे मैं पॉजिटिव हूँ। मैं इवन एचसीएल टेक पे भी मैं पॉजिटिव हूँ। मैं टीसीएस और विप्रो पे उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि इवन इवन कोफोर्ज जो है मुझे लगता है यहाँ से अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। सो आईटी इंडेक्स पे हम ओवरऑल भी बुलिश हैं, और उसमें से कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स हमें लगता है कि शायद अगर ये जो रैली आती है तो कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स विद इन आईटी लीडरशिप ले सकते हैं, एंड आई थिंक इन्फोसिस, एचसीएल टेक और कोफोर्ज शायद उनमें से हो सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे कैपिटल मार्केट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आरबीआई की तरफ से जो नया अपडेट आया है उसके बारे में आप लोगों के लिए जानकारी बेहद ज़रूरी है। आरबीआई ने नए रूल्स को डिले कर दिया है। बैंक से